हर घर की कहानियाँ टीवी। सीता बड़ी ही सुलझी और सीधी सी लड़की थी, लेकिन अगर उसके अंदर कोई कमी थी तो वो थी उसका काला रंग। इस वजह से जब भी उसके लिए कोई रिश्ता आता तो उसकी सूरत देखकर सब उसे मना करके चले जाते, जबकि उसके पिता दहेज देने को भी तैयार थे। आज एक और रिश्ता सीता की शादी के लिए मना करके चला जाता है। सीता रोने लगती है और उसके पिताजी कहते हैं, सीता, तू क्यों इतना परेशान होती है मेरी बेटी? ये लोग सिर्फ तेरी सूरत को देखकर तुझे इनकार करके चले जाते हैं। अगर इन लोगों ने तेरी सीरत देखी होती तो अब तक तेरा घर बस चुका होता। पिताजी मैं क्या करूं? आप ही मुझे बताइए। अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मुझ में कोई ऐसा दोष होता जो मैं दूर कर सकती तो अब तक मैं वो दोष कब का दूर कर चुकी होती। सीता बेटी, अपना दिल छोटा मत कर। कोई तो ऐसा लड़का होगा जो ना ही मेरे धन से प्यार करेगा और ना ही तेरी सूरत से। और खबरदार, जो आज के बाद तूने फिर कभी घर छोड़कर जाने की बात करी तो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि सभी लोग आपको मेरे कवारे होने की वजह से ताना देते हैं। कभी कभी तो दिल करता है कि ये घर छोड़कर ही चली जाऊं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और सीता के लिए ऋतिक नाम के लड़के का रिश्ता आता है। ऋतिक बहुत ही गोरा और समझदार था। ऋतिक अपनी माँ काव्या के साथ जैसे ही सीता को देखने आता है तो उसका मुंह बन जाता है और वो अपने मन में कहता है, ये लड़की कितनी काली है, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। इससे शादी करने के बाद मेरे बच्चे भी कितने काले होंगे। मेरे सब दोस्त और रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाएंगे और बोलेंगे ऋतिक के लिए अच्छी लड़की नहीं मिली क्या? ऋतिक को ये लग रहा था कि उसकी माँ भी इस रिश्ते के लिए मना कर देगी, लेकिन उसकी माँ ने कहा, भाई साहब, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है और हमें कोई दान दहेज भी नहीं चाहिए। मैं अपने बेटे ऋतिक के लिए ऐसी ही लड़की देख रही थी जो सर्वगुण संपन्न हो। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। ऋतिक अपनी माँ की ये बात सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन अपनी माँ की इज्जत की वजह से वो वहाँ कुछ नहीं कह पाता। घर आने के बाद वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं उस काली लड़की सीता से शादी नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त और रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाए। ऋतिक, मैंने आज तक तुझे तेरी जिंदगी में कोई भी फैसला लेने से मना नहीं किया, लेकिन सीता इस घर की बहू बनेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। और वैसे भी मैंने उसके पिताजी को वचन दे दिया है, तो मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकती। ऋतिक कुछ नहीं कह पाता। अब कुछ ही दिनों में ऋतिक और सीता की शादी हो जाती है। सीता शादी करके घर आ जाती है। वो घर की दहलीज पर खड़ी हुई थी, तभी काव्या की पड़ोसन ने कहा, अरे बहू रानी, इतना भी क्या शर्मा रही हो? इतना गोरा तो चेहरा भी नहीं है तुम्हारा, जिसे इतना छुपा रही हो। तुम चाहो तो घूंघट हटा सकती हो। वैसे भी मुंह दिखाई में ज्यादा अच्छी शगुन की उम्मीद मत रखना। ये बात सुनकर सीता का घूंघट के अंदर चेहरा उतर जाता है। वहीं काव्या पूरी बात को संभालती हुई कहती है, इस हिसाब से तो बहन, तुम्हें भी हमेशा घूंघट में रहना चाहिए। सुना है तुम्हारी बेटी 17 साल की उम्र में नाई के साथ भाग गई थी, लेकिन तुम भी तो बिना घूंघट के आराम से घूम रही हो। तो फिर मेरी बहू सिर्फ अपनी सूरत काली होने की वजह से घूंघट करे, ये तो गलत है ना? सीता अपने गृह प्रवेश की रस्म की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। बेचारी सीता घूंघट में ही रोने लगती है और जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है, ऋतिक उस पर गुस्सा उतारते हुए कहता है, चलो अच्छा है, माँ के साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। अरे, अपनी काली बहू को लाकर माँ बहुत इतरा रही थी ना। अब जब काली बहू के आने से उनकी गृह प्रवेश में बेइज्जती जो हुई है ना, तब माँ को समझ में आएगा कि उन्होंने मेरे साथ कितना गलत किया है। सीता ने घूंघट हटाया और कहने लगी, जी, आप तो मेरे हमसफर हैं। आपके साथ में मेरी शादी हुई है। कम से कम आप तो मेरे बारे में ऐसा मत बोलिए। सीता, अच्छा होगा कि तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं ना ही तुम्हें पसंद करता हूँ और ना ही तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे शादी अपनी माँ की जिद पर की है, और जो तुम्हारे साथ आज हुआ है वो माँ और तुम्हारे इस काले चेहरे की वजह से हुआ है। और हाँ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुमसे प्यार करूंगा या तुम्हारे साथ खुश रहने की कोशिश भी करूंगा, समझी? ये बात सुनकर सीता का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि काली बहू का गृह प्रवेश उसके नए ससुराल के अंदर कुछ इस तरह से होने वाला है।
वो बहुत रोती है और अकेले में खुद से कहती है, शायद मैं काली हूँ और मेरे नसीब में यही लिखा हुआ है। कोई भी मुझे अच्छे से नहीं समझता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, फिर मैं इस घर में रहकर क्या करूंगी। जैसे ही सभी रिश्तेदार शादी के फंक्शन से अपने अपने घर चले जाएंगे, मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्योंकि सीता का पति उसे पसंद नहीं करता था और उसके काले रंग की वजह से उससे नफरत करता था, इसीलिए सीता ने ठान लिया था कि जैसे ही रिश्तेदार जाएंगे वो भी घर छोड़कर चली जाएगी। और इसीलिए सुहागरात वाले दिन ही उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। उसके बाद अगले दिन से वो बहू होने के सारे फर्ज निभाती है। वो सब लोगों को नाश्ता परोसती है और नाश्ता खाने के बाद उसकी दादी सास ने कहा, कुछ भी बोलो काव्या बहू, तुमने बहू के रूप में हीरा चुना है, हीरा। सच में इतनी अच्छी बीवी तो अपने लिए ऋतिक खुद भी नहीं तलाश कर पाता। हाँ माँ जी, आपने मुझे दुनिया की इतनी अच्छी सीख और सबक दिया है कि मैं अब जिंदगी में कभी भी मार नहीं खा सकती। ये सब कुछ उसी की वजह से हो पाया है। तभी नाश्ते की टेबल पर ऋतिक भी आ जाता है और इतना बढ़िया बढ़िया खाना देख कर कहता है, क्या बात है, आज खाना किसी 5 स्टार होटल से मंगाया है क्या माँ? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। ऋतिक ये बोलता है और खाना खाने बैठ जाता है। जैसे ही ऋतिक खाना खाता है, उसे वो खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है और वो 2 की जगह 4 पराठे खा जाता है। जिसके बाद काव्या ने कहा, बेटा ऋतिक, आज ये खाना तेरी पत्नी सीता ने बनाया है, तभी तो इतना स्वादिष्ट बना है। ये बात सुनकर ऋतिक चुप हो जाता है और उसके बाद नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब ऋतिक सीता पर पूरी तरह से निर्भर हो गया था। सीता ही उसके कपड़े प्रेस करके देती, उसका टिफिन पैक करती, उसके लिए उसकी पसंद का नाश्ता बनाती। सीता तब तक खाना नहीं खाती जब तक ऋतिक खाना ना खा ले। ऐसे ही एक दिन ऋतिक सीता से बहुत बुरी तरह लड़ाई करके ऑफिस चला जाता है। जब वो वापस आता है तो काव्या और उसकी दादी उससे बात नहीं कर रहे थे और ऋतिक ने कहा, क्या बात है, आप लोग मुझसे इतना नाराज क्यों हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? और सीता कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है। वो अब तुम्हें कभी नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो घर छोड़कर जा चुकी है। जब से वो काली बहू इस घर में गृह प्रवेश करके आई थी, तब से तुम लोगों ने उसका जीना हराम करके रखा था। उसकी सीरत नहीं, सिर्फ उसकी सूरत पर ध्यान दिया। उसने मुझे ये बात पहले ही बता दी थी कि जब इस घर के सारे रिश्तेदार चले जाएंगे तब वो ये घर छोड़कर चली जाएगी, और मेरी बहू घर छोड़कर चली गई। ऋतिक, पहले तो जब सीता इस घर में शादी करके आई थी तो मुझे भी उसका रूप रंग देखकर वो तेरे काबिल नहीं लगी थी। फिर जब मैंने उसकी सीरत देखी तो मुझे समझ में आया कि बल्कि मेरा पोता ही सीता जैसी समझदार लड़की के काबिल नहीं था। मैं तो ये बात समझ गई बेटा, अगर तू भी समझ जाएगा तो अपना रिश्ता बचा लेगा। दादी की बात सुनकर ऋतिक सीधा अपने ससुराल यानी सीता के मायके जाता है। सीता उसे अपने घर देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, आप यहाँ क्या करने आए हैं? अब मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, आप यहाँ से जा सकते हैं। एक कीमती चीज अब भी रह गई है जो ले जाने आया हूँ, और वो है मेरी पत्नी। चलो सीता, और इस नादान पति को माफ कर दो। सीता जैसे ही अपने पति ऋतिक की ये बात सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो ऋतिक के साथ वापस ससुराल जाने को तैयार हो जाती है। ऋतिक जैसे ही उसे वापस लेकर अपने घर आता है, उसे देखकर काव्या और ऋतिक की दादी बहुत खुश होते हैं और काव्या ने कहा, रुक जाओ सीता, अभी तुम घर के अंदर नहीं आ सकती। क्यों बहू, अब क्या दिक्कत है? अब तो ऋतिक ने भी उसे अपना लिया, फिर तू ऐसा क्यों बोल रही है? माँ जी, मेरी काली बहू अब असल मायने में अपने ससुराल आई है, तो काली बहू का गृह प्रवेश तो बनता है ना। तो रुक सीता, मैं दोबारा कलश लेकर आती हूँ, उसके बाद अपने शुभ कदमों से घर के अंदर आना। अरे वाह काव्या, क्या बात कही है तूने। अब सीता बहू इस घर में एक नई शुरुआत करेगी। ये बात सुनकर काव्या की बहू सीता की आंखें भर आती है और काव्या अपने बेटे बहू की आरती उतारकर उनका गृह प्रवेश करवाती है, जिसके बाद ऋतिक भी सच्चे दिल से सीता को स्वीकार कर लेता है और खुशी खुशी काली बहू के गृह प्रवेश के बाद वो अपनी जिंदगी जीती है।